बच्चों को कहीं ना कहीं ये महसूस होने लगा है कि जब हम पढ़ाई करते हैं, जो हम एजुकेशन ले रहे हैं, उससे बेहतर हमको आरक्षण की पद्धति। तो कहीं ना कहीं एक जो अच्छे बच्चे हैं, जो कुछ कर सकते हैं, जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो उनमें आरक्षण की प्रक्रिया से थोड़ा सा वो उनको कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि हम भी कहीं आरक्षण की पद्धति में आते हैं तो हम और बेहतर करते। तो मुझे लगता है कि आरक्षण की पद्धति को समाप्त करनी चाहिए, व्यवस्था चलिए को ठीक पे है रोक प्रदीप जी, लगानी आपके चाहिए। ऑडियो में कुछ दिक्कत आरक्षण है, के उसको माध्यम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं आऊंगी आपके पास। यूके देवनाथ सर, चूंकि विपक्ष ने कई सारे सवाल उठाए, लोगों की ओर से भी बहुत ज्यादा, चूंकि क्लैरिटी पहले नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब पहला बैच शुरू हुआ तो धीरे धीरे चीजें ठीक होने लगी। क्या आपको लगता है कि सरकार के इस निर्णय के बाद रुझान अग्निवीर योजना के प्रति युवाओं का बढ़ेगा या फिर टेंशन रहेगी? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि अगर आप नंबर्स को देखेंगे समझेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं होगा उन लोगों का जिन्हें ये आरक्षण मिल पाएगा। मोटा मोटी अंजलि जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि शायद सरकार की जो भावना थी वो बहुत ही वेलकम थी। एक चीज मैं जो बताना चाहता हूं, मैं कोई भी पॉलिटिकल एंगल से बात नहीं करूंगा और भावात्मक बात नहीं करूंगा। ना ही मैं ये बोलूंगा कि स्कीम अच्छी है या स्कीम बुरी है। मैं फौज में 34 साल था। भारत सरकार के लिए मेरा बहुत, और हमारी डेमोक्रेसी के लिए मेरा बहुत रेस्पेक्ट है। अंजलि, होता यह है कि एक बहुत बड़ा रीजन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्कीम था कि पेंशन बिल बढ़ता जा रहा है। हम्म। भारत सरकार को ये लगा कि पेंशन का जो खर्चा है वो कम करना चाहिए, ताकि उतना जो सेविंग होगा उससे हम हवाई जहाज, टैंक, तो गोला बारूद खरीद सकेंगे। तो अंजलि, ये थॉट प्रोसेस बहुत सही है, लेकिन जो गवर्नमेंट के फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनको सोचना पड़ेगा कि क्या इससे पेंशन की बचत होगी। मैं आपको सिर्फ 3 मुद्दे बोलना चाहता हूं, मुझे 30 सेकंड दीजिए। जी। एक, देखिए, जो भी पहले की भर्ती हो चुकी थी, जिनकी 2008 या 2010 में भर्ती हो चुकी थी, जो कि 16 साल या 20 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे ज्वाइन कर चुके हैं, वो तो आज से 16 साल या आज से 20 साल बाद रिटायर होंगे। तो जो पेंशन की कमी है, वो अगर पेंशन बचता भी है, आज से नहीं बचना शुरू होगा, इस फाइनेंशियल ईयर से बचना नहीं शुरू होगा। हम्म। वो बचना शुरू होगा जब आज से 16 साल या आज से 20 साल के बाद ये लोग रिटायर होंगे। हम्म। तो तब तक तो इनको, जितने लोगों ने प्रीवियस टर्म्स एंड कंडीशन में ज्वाइन कर ली थी अग्निवीर से पहले, तब तक तो उनको हमें पेंशन देना ही पड़ेगा। दूसरी चीज जो मैं कहता हूं कि पेंशन कम हो जाएगी, इसमें और भी विचारधारा की जरूरत है, क्योंकि ये नहीं है कि 20 साल के जो पहले भर्ती हो चुके हैं प्रीवियस टर्म्स एंड कंडीशन में, जो कि पिछले साल तक भर्ती हुए थे, हम्म। ऐसा नहीं है कि वो 20 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे तो पेंशन बिल कम हो जाएगा 2047 से, 2044 से। ऐसा नहीं होगा, हाँ। क्योंकि उनको पेंशन मिलेगी जब तक वो मर नहीं, जब तक वो मृत्यु को नहीं प्राप्त हो जाते। जब तक वो 80 साल के, 90 साल के होकर मृत्यु को नहीं प्राप्त होते, तब तक उनको पेंशन मिलती रहेगी। तो हम्म। आमतौर पे एक जवान जो है 16 साल या 20 साल के बाद, उसको जब हम सुपर एन्युएशन में घर में भेजते हैं, उसकी उम्र होती है, समझिए कितनी, 36 साल या 44 साल। तो हम्म। 36 साल या 44 साल में जब वो जाएगा घर में, मैं प्रीवियस जो आज तक ज्वाइन कर चुके हैं, प्री अग्निवीर, जी। जो कि पिछले साल तक ज्वाइन करे थे, हम्म। वो तो जब तक वृद्ध होकर 80 या 90 साल की उम्र तक स्वर्ग नहीं जाते, तब तक उनको पेंशन देनी पड़ेगी भारत सरकार को। तो पेंशन बिल शायद कम नहीं होगा। हम्म। तो ये जो चीज है, ये भारत सरकार के जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनको समझना पड़ेगा। तीसरी बात अंजलि, मुझे 10 सेकंड दीजिए। जी। अग्निवीर को भी तो हम बोल रहे हैं कि 4 में से 3 को घर में भेज देंगे, एक को रेगुलराइज कर देंगे। हम्म। तो जिनको रेगुलराइज कर देंगे, फाइनली फौज की नफरी तो 12 लाख रहनी है ना। हम्म। पाकिस्तान की आर्मी में 6 लाख लोग हैं, चीन की आर्मी में 18 लाख लोग हैं, जिसमें कि चीन किसी भी वक्त युद्ध के समय में, चीन 18 लाख में से 6 लाख लोगों को भारत की सीमा पर एलएसी पे डिप्लॉय कर सकता है। अगर लड़ाई हो जाए, भयंकर युद्ध, जनरल वॉर हो जाए चीन के साथ, तो हमें पाकिस्तान के लिए 6 लाख फौज और चीन के लिए 6 लाख फौज चाहिए, 12 लाख नफरी हमें चाहिए। तो हम्म। अग्निवीर या नो अग्निवीर, हमें 12 लाख फौज चाहिए। तो ऐसे भी हम चौथे साल के बाद 5वें साल में इनको रेगुलराइज कर रहे हैं। हम्म। तो 60,000 तो लोग रिटायर होंगे, आज से 40 साल बाद भी, आज से 100 साल बाद भी।
तो अग्निवीर स्कीम से पेंशन बजट कैसे कम होगा? क्योंकि जो अग्निवीर रेगुलराइज हो जाएंगे आज से 4 साल के बाद, जो परमानेंट हो जाएंगे, जो पक्के फौजी बन जाएंगे, 5वें साल से लेके 20वें साल तक नौकरी करेंगे, वो जब 20वें साल में घर जाएंगे, अग्निवीर की बात कर रहा हूं, तो उनको तो पेंशन देना है ना, उसमें बिल्कुल, कोई चेंज नहीं कई है। महत्वपूर्ण बातें आपने यूके देवनाथ सर बोली हैं और ये एक बड़ा फैक्टर रहा है इस पूरी स्कीम के विरोध का कि पेंशन इसमें शामिल नहीं की गई है और इसी को लेकर सबसे ज्यादा हल्ला बोला गया है विपक्ष के भी कई बड़े लीडर्स की ओर से कई महत्वपूर्ण बातें। लेकिन अब फायदा, चूंकि सरकार की ओर से ये कदम उठाया गया है, पेंशन इसमें नहीं है, और क्या चूंकि आप एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अपनी बात रख रहे हैं, कैसे आप देखते हैं कि इससे अब फायदा होगा? और चूंकि पेंशन का आपने जिक्र किया सर, और कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो कि आपको लगता है जिनमें सुधार होना चाहिए? जी हाँ अंजलि, मैं फिर से बता रहा हूँ, रिपीट करता हूँ कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि मुझे बहुत गर्व है कि मैंने जब फौज में काम किया एज ए फाइटर पायलट, हम चाहते थे कि हर चीज में इंप्रूवमेंट हो। तो भारत सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू है कि इससे पेंशन बजट जो है, पेंशन बिल कम होगा। जबकि असल में अगर हम किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठ जाएं या फाइनेंशियल जो एडवाइजर्स हैं उनके साथ बैठ जाएं, पेंशन बिल कम नहीं होगा। आज भी कम नहीं होगा, इस फाइनेंशियल ईयर में 20 साल के बाद भी कम नहीं होगा, 40-60 साल के बाद भी कम नहीं होगा। दूसरी चीज है कि भारत सरकार ने कहा कि इससे जो एवरेज एज है वो फौज की कम हो जाती है। अब क्या होता है मैं बता देता हूं कि जब एक सोल्जर को लड़ाई करनी होती है युद्ध भूमि में, खास तौर से एयरफोर्स और नेवी की तो मैं बात कर ही देता हूं, देखिए 4 साल में ना वो परिपक्व होता है, कच्चा 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 चलता है, परिपक्व होने लगता है। हम में से जो भी काम कर रहे हैं, आप टीवी स्टूडियो में काम करते हैं, आपके जो टेक्नीशियंस हैं, चाहे वो कैमरा हो या साउंड आर्टिस्ट हो, 3 साल 4 साल में तो वो परिपक्व होता है। जी। उसके बाद आप उसको इंडिपेंडेंट चार्ज देते हो। तो अग्निवीर में स्कीम में क्या हो रहा है कि आपने 3 साल 4 साल तक एक सोल्जर को ट्रेनिंग की दी। देखिए ट्रेनिंग में उसका कितना खर्चा होता है, आप उसको सिखा रहे हो कि ये बटन प्रेस करने से ये होता है, ये वोल्ट मीटर है, ये अमीटर है, ये फायर कंट्रोल रेडार है, इस बटन को दबाने से मिसाइल जो है लास्ट मिनट में अबॉर्ट करती है। जब उसको इतना कुछ मोटा मोटी आइडिया होता है, आप उसको घर भेज देते हो। अब उसके रिप्लेसमेंट के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने रिटायरमेंट के बाद 4 मल्टीनेशनल में काम किया है, तो क्या होता है किसी भी एचआर मैनेजर को मालूम है कि हर साल उसके ऑर्गेनाइजेशन से कितने बिल्कुल, लोग यानी कि आप छोड़ के कह चले रहे हैं कि जाते हैं। एक्सपीरियंस टाइम के साथ आता है, लेकिन जब तक वो टाइम आएगा तब तक जो पूरी ड्यूरेशन है वो पूरी हो जाएगी। प्रदीप जी मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, चूंकि सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप, दर्शक जो देख रहे हैं उन्हें आसान भाषा में अगर आप समझा पाएं कि अब फायदा क्या होगा अग्निवीरों को इससे। देखिए, अग्निवीर को फायदा नेचुरली है कि होगा, जो लोग जाना चाहते हैं इसमें और उनको अगर थोड़ा सा वो मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है, तो मुझे आरक्षण के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे युवा जो है जो बेरोजगार हैं, तो ये ढूंढ रहे हैं कि हमको एक अच्छी नौकरी मिले और हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं, तो उनको मुझे लगता है कि अनुभव के साथ, एक अच्छी ट्रेनिंग के साथ आर्मी में डिप्लॉयमेंट मिलेगा। और ये जो अग्निवीर योजना है, मुझे लगता है सरकार को और इसके बारे में विचार। देखिए, आर्मी में 2 तरह से लोग एनडीए के माध्यम से भी जाते थे, एक 60 सर्विस कमीशन में होते थे, एक डायरेक्ट बनते थे। तो 60 सर्विस कमीशन के जो स्कीम होती थी, वो बहुत जल्दी ही रिटायरमेंट करके और उनको एक अच्छी बेहतर ट्रेनिंग कर रिटायरमेंट दे दिया जाता था, और फिर भविष्य में वो जो उद्योग बिजनेस में जो देश के और सारी कंपनियों में डिप्लॉयमेंट उनको मिलती थी, डीजीआर के माध्यम से बहुत सारी रोजगार डेवलप होते थे। और आर्मी के जो एक्स आर्मी मैन है, उनके लिए केंद्र सरकार ने कई सारी योजनाएं भी बना रखी है कि आप जब वहां से नौकरी से बाहर आएंगे तो कुछ न कुछ आपको ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी जिससे आपको एक अच्छा बेहतर जीवन जीने की व्यवस्था हो। तो मुझे लगता है कि अग्निवीर योजना से लोगों को लाभ तो मिलेगा, लेकिन अभी इसमें और कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है, जिससे उनके जब वो नौकरी से बाहर आए तो उनके जीवन बेहतर बन सके। क्योंकि जब एक आदमी 10 साल या 12 साल अपना जीवन किसी संस्था में गुजारता है, उसके बाद जब लौट के आता है तो उसको एक रोजी रोटी की व्यवस्था है। इसमें पेंशन योजना तो है नहीं, कोई ऐसी स्कीम है नहीं जिससे वो परिवार का भरण पोषण कर सके। तो इसलिए जब वो बाहर आए तो उसके भरण पोषण की व्यवस्था बिल्कुल 10% आरक्षण का ऐलान किया गया है अलग अलग फोर्सेज में, लेकिन सवाल अभी भी कुछ हैं और यही कहा जा रहा है कि कुछ और पॉइंट्स जिसमें अगर सरकार ध्यान दे तो फिर और ज्यादा बेहतर होगा।